तुम कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर है जी हमारा 51। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल आपको होम असाइनमेंट दी थी, एक ही क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी 5 मिनट में निपट जाएगा। फिर इसका प्लानिंग में आगे हमने चलना है। अभी तक हमने प्लानिंग में क्या सीखा कि जब कभी किसी भी ऑडिट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फौरन प्रोसीजर परफॉर्म करने शुरू नहीं कर देने। पहले प्लानिंग करनी है, बाद में परफॉर्मेंस। पहले प्लानिंग, बाद में परफॉर्मेंस। और प्लानिंग में अभी तक उसने हमें यह सिखाया है कि आपने 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। एक डॉक्यूमेंट का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी और दूसरी डॉक्यूमेंट का नाम है ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में फिर उसने हमें बताया इसकी नेचर ये क्या है। ये ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिस्कस किए जाते हैं, और इसके बाद इसकी रोशनी में ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है। और ऑडिट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखे होते हैं जो किसी भी एरिया पे हमने परफॉर्म करना है। ठीक है। फिर इसके बाद उसने हमें डिटेल में बताया, एक तो कंसेप्ट बता दिया, फिर डिटेल में ये बताया हर डॉक्यूमेंट्स में एलिमेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है। तो ये अभी तक की हमने डिस्कशन कर ली हुई है। आज हम इससे आगे डिस्कशन को लेके चलेंगे प्लानिंग के हवाले से। ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, प्लानिंग में आपके ख्याल में हमने कल बहुत से मैटर्स पढ़े, स्कोप के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन स्कोप, टाइमिंग, रिपोर्टिंग कंसीडरेशन, फिर डायरेक्शन, ठीक है, रिसोर्सेज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। सबसे अहम चीज आपको क्या लगी कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? सबसे अहम कंसेप्चुअली, कंसेप्ट देखिए, याद करने का ठीक है, आपने याद कर लिया होगा। सबसे अहम चीज हम डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन यहां तक पहुंच गया। डायरेक्शन में भी आगे डिफरेंट पॉइंट्स थे। हाँ शाबाश, रिस्क और मटीरियलिटी, ये दो प्रोबेबली कंसेप्चुअली सबसे अहम टास्क हैं जो कि हम प्लानिंग स्टेज पे करते हैं। फिर इसके बाद इनकी रोशनी में, यानी रिस्क और मटीरियलिटी की रोशनी में, फिर आगे डिसाइड किया जाता है हमने किस एरिया पे कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। तो हमारे लिए याद रखिएगा, प्लानिंग स्टेज पे कंसेप्चुअली सबसे अहम 2 टास्क क्या हैं? रिस्क असेसमेंट और मटीरियलिटी। बाकी की चीजें भी ठीक है, याद करने के लिए याद करेंगे, जाहिर है एग्जामिनर पूछेगा, सब कुछ छापना है। कंसेप्चुअली ये चीजें हमें रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं जी। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो क्वेश्चन उनका ये है, सर आपने बताया ऑडिट प्लानिंग के अंदर ऑडिट प्लान बनता है और उसमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड ये लिखे जाते हैं, लेकिन ये ऑडिट प्रोसीजर तो हम परफॉर्मेंस स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते, तो इसे तो परफॉर्मेंस स्टेज पे आना चाहिए। प्लानिंग में क्या कर रहा है? देखें, अल्फाज सेम है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, लेकिन आगे कंसेप्ट डिफरेंट है। प्लान हम डिसाइड करते हैं टू बी परफॉर्म्ड, और परफॉर्मेंस स्टेज पे वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैं एंगेजमेंट पार्टनर या सीनियर मैनेजर हूं, मैंने ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई पार्टनर के साथ डिस्कस करके। हमने कहा सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका रॉ मटेरियल जो है ना ये बड़ा क्रिटिकल होता है, इसकी वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी वैल्यूएशन एनआरवी पे, ये भी जजमेंटल एरिया होती है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो इस पे हम प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी में हमने मैटर डिसाइड किया। इस रोशनी में अब मैंने, सीनियर मैनेजर ने ऑडिट प्लान प्रिपेयर करना है। अब मैं ऑडिट प्लान में क्या लिखूंगा? इन्वेंट्री का ऑडिट प्लान होगा, स्टेप नंबर 1 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करें। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की हेडिंग के नीचे 3-4 स्टेप्स होंगे, जैसे इंक्वायर करें क्लाइंट से क्या कोई इन्वेंट्री डिफेक्टिव तो नहीं हुई, इंक्वायर करें क्लाइंट से क्या कोई इन्वेंट्री रिटर्न तो नहीं हुई, कंपेयर करें पिछले साल की सेल और इस साल की सेल को, क्या इस साल सेल्स कम तो नहीं है, मार्केटिंग ट्रेंड देखें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टीम से मिले और उनसे पूछे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी टॉप लेवल पे जा रही है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डाउन है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है। फिर इसके बाद मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की हेडिंग लिखूंगा और उसमें लिखूंगा कि जाके चेक कीजिए स्टॉक काउंट के दौरान में क्या एक डिफरेंट टीम स्टॉक काउंट करने आई है या वेयर हाउस वाले खुद ही कर रहे हैं स्टॉक काउंट। ठीक है। चेक करें क्या सीसीटीवी कैमरा सही काम कर रहे हैं, चेक करिए क्या क्लोजिंग स्टॉक की रिकंसिलिएशन बन रही है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। फिर मैं लिखूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर कि इन्वेंट्री का सैंपल सेलेक्ट करें, उसकी कॉस्ट को चेक कीजिए, ठीक है, उसकी रिसीट को, उसके इशू को चेक कीजिए, कॉस्टिंग मेथड 5 वेटेड एवरेज उसकी रिकैलकुलेट करें, सही
तो ये मैं सारी 3 हेडिंग्स मेरी ऑडिट प्लान में होंगी। इन्वेंट्री का ऑडिट प्लान होगा, उसके अंदर 3 हेडिंग, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये सीनियर मैनेजर बना रहा होगा। सीनियर मैनेजर समझते हैं फर्म के अंदर, फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स होते हैं? एक भी हो सकता है, 20-25 भी हो सकते हैं। हर पार्टनर की अपनी अपनी एंगेजमेंट होती है, कोई पार्टनर किसी दूसरे की ऑडिट एंगेजमेंट में टांग नहीं डालता। ठीक है, ऑफिशियली फर्म अपॉइंट होती है, लेकिन उसके बाद किसी एक पार्टनर को एलोकेट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद पार्टनर के नीचे टीम होती है, जिसमें मैनेजर्स होते हैं और ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं। अब मैनेजर की भी कई टाइप्स हैं, ट्रेनी स्टूडेंट्स के भी कई टाइप्स हैं। मैनेजर की टाइप्स क्या? सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वो डिपेंड करता है फर्म का स्ट्रक्चर क्या, बड़ी फर्म का स्ट्रक्चर बता रहा। और ट्रेनी स्टूडेंट्स की भी टाइप्स होती हैं। एक वो स्टूडेंट जो अपने आर्टिकल्स के आखिरी साल में है, उसे सीनियर कहते हैं। एक वो जिसको 1.5-2 साल हुए हैं, उसे सेमी सीनियर कहते हैं, आधा सीनियर, हाफ सीनियर। और एक जो ताज़ा ताज़ा भर्ती हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मेरे भाईजान, मेरे नहीं, वो भाई को जरा समझाइए, वो क्वेश्चन का पूछना है। तो दरमियान में कहाँ पे थे हम? सेमी सीनियर। और फिर जो ताज़ा ताज़ा भर्ती हुआ है वो जूनियर है। तो अब जो सीनियर मैनेजर है, ये मैं ऑडिट प्लान बना रहा हूँ, मैं इसमें काम कर नहीं रहा। ये ऑडिट प्लान की नेचर होती है इंस्ट्रक्शंस की। मैं काम कर नहीं रहा, लिख रहा हूं क्या काम करना है, इसीलिए तो इसे ऑडिट प्लान का नाम दिया गया कि ये काम करना है। अब ये जब मैं सारी चीजें लिख लूंगा, इन भाईजान को इन्वेंट्री का एरिया एलोकेट हुआ, मैं कहा ये लो भाई काम करो। अब ये क्या करेंगे, इधर ना प्रोसीजर, प्रैक्टिस में जब ऑडिट प्लान देखेंगे ना, उनमें नंबर लिखे होते हैं, प्रोसीजर नंबर 1, प्रोसीजर नंबर 2, प्रोसीजर नंबर 3। ये अब आगे फर्म के वर्किंग पेपर, फर्म का रजिस्टर होता है, उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, रजिस्टर नोटबुक समझ लीजिए, उसके ऊपर फर्म का नाम शाम प्रिंट होता है, क्लाइंट नेम लिखते हैं हम। फिर ये प्रोसीजर हम उन वर्किंग पेपर्स पे परफॉर्म करते हैं। ये भाईजान क्लाइंट के पास जाएंगे, कहेंगे सर अपनी ज़रा जो वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स तो दे दीजिए जिसमें आपने वैल्यूएशन किया, और ये उसके ऊपर जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे क्लाइंट की वैल्यूएशन के ऊपर, कि मैंने FIFO बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया, मैंने परचेजिंग इनवॉइस सेलेक्ट की और देखा कॉस्ट सही आ रही है कि नहीं आ रही, मैंने इश्यूज कंजम्पशन देखी, कंजम्पशन सही रेट पे। ये सारे प्रोसीजर्स कहाँ पे कौन परफॉर्म कौन करेगा? ट्रेनी स्टूडेंट्स। और कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? वर्किंग पेपर्स पे। ठीक है, ऑडिट प्लान पे सिर्फ रेफरेंस लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हो स्टेप नंबर 1, 2, 3, आगे ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो जो प्रैक्टिस में परफॉर्म करते थे तो यहाँ पे लिख देते थे रेफर पेज नंबर 10 to 20। इसका मतलब है जो पहला स्टेप है पेज नंबर 10 से 20 पे परफॉर्म किया गया, दूसरा स्टेप है वो 11 से 21 से 30 तक परफॉर्म किया गया। तो ये फर्क है। अब जब ऑडिट प्लान होता है ना, इसमें है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, और फिर जो इसके बाद जो जूनियर परफॉर्म करता है वो कहलाते हैं वर्किंग पेपर्स या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या डिटेल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वैसे तो ऑडिट प्लान भी डॉक्यूमेंटेशन का ही हिस्सा समझा जाता है, लेकिन वो डिटेल्ड वर्किंग पेपर होते हैं। तो समझ आया आपको कि ऑडिट प्लान में एक्चुअली प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो रहे, ऑडिट प्लान का बनना प्लानिंग स्टेज का ही हिस्सा है, इस ऑडिट प्लान के ऊपर अमल होना वो परफॉर्मेंस स्टेज का हिस्सा होगा। क्लियर होगी ये बात? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन आपका? प्यारे भाई जो पूछ रहे थे अभी। जी जी। ऑडिट फर्म में पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है? बस जो जितना काम करता है उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, सिंपल, जितना काम उतने ज्यादा पैसे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी शाबाश। हाँ जी, नहीं नहीं डिसाइड किया जाएगा, प्लानिंग में तो डिसाइड किया जाएगा। आपको अगर कोई लफ्ज लग रहा है कि चेंज करके बेहतर आप समझ सकते हैं, उसको चेंज कर लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिसाइडिंग या डिटर्मिनिंग ये इतने अहम लफ्ज नहीं है, क्रिटिकल लफ्ज नहीं। और कोई क्वेश्चन? जी हाइब्रिड में। जी 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 बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव नहीं, डिसाइडिंग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हमारी एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को कब फाइनलाइज करना है, ठीक है, और उसके दरमियान में हमारी की डेट्स क्या होंगी उस रिपोर्टिंग की फाइनल स्टेज पे पहुंचने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली डेडलाइंस या की डेट्स जो होती हैं, की डेट्स, उनको लिखा जाता है। इसमें फोकस आपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं करना, लफ्ज के ऊपर फोकस आपने रिपोर्टिंग वाले लफ्ज के ऊपर करना है, फिर ये कंसेप्ट क्लिक होगा। रिसोर्सेज में स्टाफ के अलावा और क्या क्या आता है? बजट, पैसे कितने लगाने हैं, फिर आईटी रिसोर्सेज, लैपटॉप्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह देने हैं कि नहीं देने, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं अपने होम असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन 2 था जो आपको दिया गया था असाइनमेंट में,
एक ही क्वेश्चन था, कह रहे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान। दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस का पूछ रहा है। एक तो डेफिनेशन तो कंफर्म ही आएगी, क्या इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैटर्स लिखे जाते हैं वो भी हमें लिखने चाहिए। अच्छा, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि डिफरेंस में एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करनी चाहिए, तो इसीलिए अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो ऑडिट स्ट्रेटजी की एग्जाम्पल्स या पॉइंट्स वो भी इंक्लूड करने चाहिए और ऑडिट प्लान के भी। ऑडिट स्ट्रेटजी के याद है ना क्या पॉइंट्स थे? नहीं, हो ही नहीं सकता ऑडिट आप इस तरह याद करें, ऐसे ही नहीं रिजल्ट कम आता। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये तो कीवर्ड थे। हेडिंग मेरे भाई, हेडिंग हेडिंग, ये तो कीवर्ड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, ये सुनना चाहता हूं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, वो तो कंसेप्ट बताया था ना, पूरी हेडिंग बतानी। आपने याद सिर्फ कंसेप्ट करना है कि हेडिंग्स करनी है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए? हेडिंग्स, कंसेप्ट्स काम आते हैं केस स्टडीज के लिए, और हेडिंग्स और जो अल्फाज हैं जो लिखे हुए हैं वो याद करने हैं, वो काम आते हैं रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए। तो एग्जाम्पल्स भी आनी चाहिए, लेकिन सम टाइम वो एग्जाम्पल सेकंड पार्ट में पूछ लेता है। अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स हों तो याद रखिए, अगर कोई चीज उसने थर्ड पार्ट में पूछी है ना, तो वो आपने सेकंड पार्ट में मेंशन नहीं करनी। अगर कोई चीज उसने सेकंड पार्ट में पूछी है तो वो फर्स्ट पार्ट में मेंशन नहीं करनी। यहां पे हालांकि डेफिनेशन या कंसेप्ट पूछ रहा है, एग्जाम्पल जरूर देनी चाहिए हमें। किसी भी एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन दे दो, एग्जाम्पल भी एक दो फिट कर दें, जब तक कि क्लियरली मना ना करें कि एग्जाम्पल नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर ना दे, वरना एग्जाम्पल भी दे। एग्जाम्पल्स हमेशा हमारे कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहां पे मैं मैटर्स, ये एग्जाम्पल जो है मैटर्स की पार्ट ए में नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने जब पार्ट बी पर आइडेंटिफाई द मैटर विच आर यूजुअली डिस्कस्ड एक्सप्लेन्ड इन ईच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे पता चला वो जो पॉइंट्स मैं लिखना चाह रहा था वो तो उसने पार्ट बी में पूछ लिया। तो इसलिए पार्ट ए में मैंने क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन ऑडिट स्ट्रेटजी की और ऑडिट प्लान की। क्लियर? मैटर्स भी लिख देंगे। इसमें ज्यादातर मैटर्स जो इसमें मेरा ख्याल 6-7 नंबर जो है, बल्कि 7-8 नंबर जो है वो ऑडिट स्ट्रेटजी के लिए होंगे। ऑडिट प्लान में तो सिर्फ 3 चीजें हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किसे कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किसे कहते हैं? ये हाल है, क्या करते हैं यार, मर्जी है आपकी। इसमें कोई क्वेश्चन? इजी था, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के कंसेप्ट की तरफ। पहले कंसेप्ट का मेन थीम नोट कर लीजिए। कह रहा है एडिशनल प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट किसे कहते हैं? अच्छा, हम फर्स्ट टाइम की बजाय बेहतर है इनिशियल ऑडिट की डेफिनेशन ये याद रखें, जब पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हो और इस साल के ऑडिटर हम अपॉइंट, या पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया या हुआ ही नहीं, किसी और ने किया या हुआ ही नहीं, दोनों सूरतों में, और इस साल हम ऑडिटर अपॉइंट हो, इसे कहते हैं इनिशियल ऑडिट। अच्छा, प्लानिंग तो हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, और ये हमें क्या बता रहा है, एडिशनल प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। क्या मतलब? ये पहले हमें ये समझाना चाह रहा है कि जो इनिशियल ऑडिट होगा इसमें रिस्क नॉर्मल ऑडिट की निस्बत ज्यादा होगा। एग्री करते हैं? क्यों ज्यादा होगा? 2 रीजंस हैं। पहली रीजन, हमारी क्लाइंट के बारे में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, पहली दफा मुलाकात हो रही है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। दूसरी रीजन, हमें ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना होगा इनिशियल ऑडिट में। क्या मतलब? ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है? यस, ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है। नहीं, वो तो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, और वो तो पिछले साल के ऑडिटर ने वेरीफाई कर लिया होगा, वो किसी और ने किया है, हमारे पास तो एविडेंस नहीं है ना। हमारे, अगर आप उससे मिन्नतें करें और वो प्रीडिसेसर ऑडिटर आपको अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी दे दे, तो फिर आपको एविडेंस मिल गया, आपको काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने अपने वर्किंग पेपर नहीं दिए, याद रखिए आपके ऊपर लाजिम है ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है। आप ये अजम्पशन नहीं लेंगे कि इस साल के ओपनिंग पिछले साल के क्लोजिंग वो प्रीडिसेसर ऑडिटर वेरीफाई कर चुका है, हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। चूंकि वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल को अफेक्ट कर रही है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई करते हुए ओपनिंग स्टॉक को वेरीफाई करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। उस पे एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एविडेंस। अगर एविडेंस लेटर लिख के मिल जाता है प्रीडिसेसर ऑडिटर से तो बहुत अच्छी बात,
और अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर से एविडेंस नहीं मिलता फिर हमें खुद वेरीफाई करना पड़े। इसीलिए ये दो मेरे भाईजान एक मिनट ठहरे, हमारी क्लास का ना एक रूल हमने बनाया हुआ है, आप शायद 1-2 दिन हुए हैं भाई, इनके साथ के बैठे हुए हैं भाई, जरा इनको बता दीजिए कि वो किस टाइम पे क्वेश्चन पूछते होते हैं। कहाँ पे थे हम? ओपनिंग बैलेंसेस पे। तो हमने क्या करना होता है, हमने इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा है, इससे एग्री करते हैं? किन दो रीजन की वजह से रिस्क ज्यादा है? एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से और दूसरा ओपनिंग बैलेंस को। इसीलिए क्या आप समझते हैं कि इनिशियल ऑडिट में हमें प्लानिंग भी ज्यादा करनी चाहिए? इसीलिए उसने कहा, याद रखें, कह रहा है इनिशियल ऑडिट पे एडिशनल प्लानिंग आपने करनी है। तो एडिशनल प्लानिंग में किन चीजों का ख्याल रखना है वो आपको बता रहा है। अच्छा, इसका ये मतलब स्टूडेंट आके कहने लगा, सर इसका मतलब है इनिशियल ऑडिट तो आसान हुआ। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा सर अगर हमारा रेगुलर ऑडिट हो तो उसमें तो हमने ऑडिट स्ट्रेटजी भी बनानी, ऑडिट प्लान भी बनाना, इनिशियल ऑडिट में सिर्फ ये 5 चीजें, उसमें तो 15-20 थी। क्या ये कंसेप्ट ठीक है? कंसेप्ट ठीक नहीं है। एडिशनल के वर्ड के ऊपर फोकस। एडिशनल का वर्ड हमें यह बता रहा है कि इनिशियल ऑडिट में आपने वो वाले काम तो करने ही करने हैं जो ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान वाले हैं, उसके अलावा ये भी काम करने हैं, या इन कामों को भी आपने प्लानिंग में कंसीडर करना है। अब ये काम क्या है? ये बहुत आसान, जैसे कह रहा है एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। अच्छा, इसका ये मतलब इसमें ना 2-3 चीजें आएंगी जो आपने पहले पढ़ी होंगी। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है क्लाइंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो कि कहीं कोई इंडिकेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है। क्लाइंट के साथ रीजन पूछो, सर आपने क्यों पुराने ऑडिटर को निकाल के हमें रखा, कहीं कोई इंडिकेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है। तो इस कंसेप्ट में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा और सही लगेगा कि आप पहले काम कर चुके हैं। क्या एक्सेप्टेंस प्रोसीजर पहले परफॉर्म नहीं कर चुके? कर चुके हैं। क्या कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर पहले कर नहीं चुके? कर चुके हैं। क्या अगर इंडिकेशन है डिसएग्रीमेंट या स्कोप लिमिटेशन की, ये भी पहले वैल्यूएट नहीं, जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को हमने वैल्यूएट किया था, और बाज़ औक़ात प्रीडिसेसर ऑडिटर भी बता देता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपने ये प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करने हैं, बल्कि ये कह रहा है इन प्रोसीजर के नतीजे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उसे आपने अपनी प्लानिंग में कंसीडर करना है, अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करना है। यानी यहां पे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर का वर्ड लिखा है उसने, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस क्या लिखा उसने? कंप्लीट सेंटेंस में के परफॉर्म प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एंड एंगेजमेंट स्पेशली कंसीडरिंग। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अगर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं आप, जो कि कर चुके होंगे, तो फिर ये प्रोसीजर दोबारा नहीं करने। फिर उसका कहने का मकसद क्या है कि इन प्रोसीजर से अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है जो प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती है तो उसे शामिल करें प्लानिंग में। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर से हो सकता है रिलेटेड पार्टीज पता चली हो सकता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई हो, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर करना है। रीडूइंग नहीं कर रहे हैं हम प्रोसीजर्स की, सेम ऑडिट में नहीं करते रीडू, ठीक है, उसको हम रिकंसीडर कर रहे हैं कि वहां से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे यूज करें। डिस्कस इशू रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन। ऑडिट क्लाइंट से पूछे सर क्यों हमें सेलेक्ट किया? क्या अगर चेंज ऑफ ऑडिटर हुआ है हमें खुश होना चाहिए कि शुक्र है पुराना गया तभी हमें जगह मिली? क्या हमें पूछना चाहिए कि भाई उसको क्योंकि अगर वो उसको निकाल सकता है क्लाइंट, तो कल को हमें भी निकाल सकता है। तो हमने देखना है कि ये जो चेंज ऑफ ऑडिटर है ये फेयर है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ का खतरा हो कि जैसे क्या गड़बड़ हो सकती है कि प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ डिसएग्रीमेंट था, स्कोपली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, तो फिर वो हमारे लिए भी रिस्क का इंक्रीज होने का बायस होगा। और अगर इस डिस्कशन से आपको लगे कि वाकई कोई स्कोप लिमिटेशन या डिसएग्रीमेंट है, तो फिर हमने क्या करना है, दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है, सर इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। दो चाबी गवर्नेंस और मैनेजमेंट में फर्क है, ये पता है ना आपको? शाबाश। फिर कम्युनिकेट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट, और अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको इंक्लूड कर ले प्लानिंग में, नहीं कर चुके तो फिर कर ले। या हो सकता है एक बाजू का ऐसा भी होता है कि हमने जब एक्सेप्टेंस स्टेज पे प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखा ना, उससे कहा सर बताइए क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में कोई मसला है तो बताइए। उसने कहा कोई मसला नहीं, हमने कहा ठीक है, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाद में याद आया, ओहो हमने तो वर्किंग पेपर की रिक्वेस्ट भी डालनी थी इसको
चलो अब दोबारा कंफर्म प्रीडिसेसर राइटर को लेटर लिखो। अब दोबारा कम्युनिकेशन का मकसद ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस का डिसीजन करना है, बल्कि अब कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे सर आपके पास वर्किंग पेपर है, बराए मेहरबानी एक कॉपी हमें दे दीजिए ताकि हम अपने रिकॉर्ड में रख लें। तो इससे ये हो जाएगा कि हमारे पास रेडीमेड एविडेंस अवेलेबल हो गया। तो चाहे तो पहले लेटर में ही दोनों चीजें उसको मेंशन कर दें प्रीडिसेसर राइटर को, एक्सेप्टेंस का डिसीजन भी और वर्किंग पेपर। और अगर पहले लेटर में नहीं करना तो फिर आपको दोबारा कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अब की बार मकसद क्या होगा, वर्किंग पेपर्स, क्योंकि वर्किंग पेपर ना मिले तो हमें अपने प्लान को चेंज करके उसमें ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी लिखने होंगे। फिर एविडेंस ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, ये तो जाहिर है इनिशियल ऑडिट पे ही ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे बैठ के सोच रहे होंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करें, ओपनिंग फिक्स एसेट्स को वेरीफाई कैसे करें, ओपनिंग रिसीवेबल को वेरीफाई कैसे करें, हैं ओपनिंग पेएबल को कैसे वेरीफाई करिए। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? काश के टाइम मशीन इजाद हो चुकी होती, फिर ये ओपनिंग बैलेंसेस चुटकियों का काम होता वेरीफाई करना। लेकिन ये टाइम, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई एक प्रोसीजर थोड़ी होता है, हमारे पास तो बहुत से अल्टरनेटिव प्रोसीजर। तो याद रखें एक पूरा स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि ओपनिंग बैलेंसेस को किस तरीके से वेरीफाई करना है, वो रिसीवेबल को कैसे वेरीफाई करना है लदा बताता है, पेएबल को लदा बताता है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, हर चीज को वेरीफाई करने के बाद। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, C5 लेवल पे पढ़ेंगे। लास्ट अदर प्रोसीजर QCR। क्या आप समझते हैं कि इनिशियल ऑडिट का QCR, वैसे लिस्टेड कंपनी का QCR लाजमी है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लाजमी। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बताया था ना आपको, ये क्या होता है, कौन बताएगा? क्वालिटी कंट्रोल, जब सारी एंगेजमेंट परफॉर्म हो जाए प्रोसेस, लेकिन रिपोर्ट साइन करने से पहले किसी फर्म के पर्सन से कहते हैं चेक कर लो हमने कोई बड़ा ब्लंडर तो नहीं मार दिया, वो है क्वालिटी कंट्रोल। वो लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड होता है, ये हमारे सिलेबस में है। चैप्टर कौन सा बताया था आपको QCR का? चैप्टर 23 सिलेबस लिस्टेड कंपनी के केस में। लेकिन वो कहते हैं इसके अलावा भी अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो QCR करवा सकता है। आप बताइए, ये लिस्टेड कंपनी तो नहीं है लेकिन इनिशियल ऑडिट है, रिस्क इसमें ज्यादा है, क्या आप अपने फर्म के इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को सामने रखते हुए क्या डिसीजन करना चाहेंगे QCR का कि नहीं? करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह रिस्क ज्यादा है तो QCR करवा, इसी तरह अगर थ्रेट ज्यादा हो कोड ऑफ एथिक्स में फिर भी QCR करवा लेते हैं। क्लियर? अगर लिस्टेड हो तो फिर तो करवाने लाजमी है ना, चाहे रिस्क या थ्रेट हो या ना हो। लेकिन अनलिस्टेड में भी करवा सकते हैं। ये एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही जैसे की ऑडिट मैटर की, लिस्टेड कंपनी में तो आएगा ही आएगा अनलेस का वो डिस्क्लेमर वाली बात हो, लेकिन अनलिस्टेड में भी कि अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो रिक्वायरमेंट। क्लियर जी? रिस्क और थ्रेट में कोई फर्क बताएगा? कोई स्टूडेंट रिस्क और थ्रेट में फर्क बताएगा जी? हाथ उठा के पहले शाबाश बताइए। ये स्पेलिंग वाले को 7 तोपों की सलामी दीजिए, स्पेलिंग वाले को। इसकी बात से हम बहुत खुश हुए, हमारी आत्मा सुखी हो गई है बात सुन के। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इनमें स्पेलिंग का भी फर्क है। क्या यार, ये ऑडिट के साथ करते हैं। ऑडिट आपकी सारी चीजें नोट कर रहा है, जो कुछ आप उसके साथ कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही दफा आपके साथ कुछ करेगा और आप याद रखेंगे। जी मेरे भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। रिस्क का ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट, गलती होने का रिस्क, जबकि थ्रेट का ताल्लुक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस से है। रिस्क का ताल्लुक मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, थ्रेट का ताल्लुक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस से है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में जब वो रिस्क कहेगा ना, रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो फिर किस चैप्टर की तरफ जाना है? फिर रिस्क वाले चैप्टर की तरफ जाना है, वो चैप्टर 11 है। और अगर एग्जाम में कहे कि एथिकल थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो, जो इस सिचुएशन में बताइए थ्रेट्स क्या हैं, सेफगार्ड्स क्या होंगे, फिर आपको पता हो कि रिस्क वाले चैप्टर की तरफ नहीं जाना बल्कि थ्रेट्स वाले चैप्टर की तरफ जाना है, जो कि मेनली चैप्टर 7 है मेनली, लेकिन 5 भी है और 6 भी है। एक कंसेप्ट एक्सेप्टेंस वाला 5 में है और चेंज ऑफ ऑडिटर वाला 6 में है। क्लियर जी? शाबाश। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन इन इनिशियल ऑडिट। चलिए, तो फर्स्ट कीजिए, अगर क्वेश्चन में कहता है ABC कंपनी है, फर्स्ट टाइम आप इसका ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग मैटर कंसीडर करेंगे आप? हाँ, तो अब चूंकि उसने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ एडिशनल वाले बताओ,
सारे बताएंगे, शाबाश। और अगर वो स्पेसिफिकली एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन के हवाले से पूछे, लफ्ज एडिशनल आ जाए, तो फिर आपने इन फैक्टर्स को लिखना है। क्लियर जी? चलिए, इसके अलावा एक और कंसेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट भी, ये इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ याद करने वाले। मैंने बताया था चैप्टर 9 ओवरऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन वाला। अब जो हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं ये भी रिप्रोडक्शन वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रिप्रोडक्शन के साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी डिस्कस हो जाए जो केस स्टडी अटेम्प्ट करने में हमारे काम आए। जैसे अभी अभी एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग में या तो हम सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए प्लानिंग स्टेज पे सबसे ज्यादा अहम टास्क कौन से होते हैं, रिस्क असेसमेंट और मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है अब हमारे नेक्स्ट दो टॉपिक मैंने आपको बता दिए, वो कौन से होंगे, रिस्क असेसमेंट और मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन। शाबाश। तो कल हम प्रोबेबली मटेरियलिटी को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें ज्यादातर चीजें हमने पढ़ ली है, मजे की बात। कल मटेरियलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर चीजें, क्या आपको नहीं पता मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पता है, बिल्कुल। तो यही चीजें थोड़ा, लेकिन कल कुछ मजीद वेरिएशंस, अगर क्लाइंट का प्रॉफिट ना हो, लॉस आ जाए तो क्या होगा, अगर अभी क्लाइंट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल ही नहीं हुई तो मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। और इस तरह की, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें तो प्रॉफिट है ही नहीं, या है तो बहुत नॉमिनल सा, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे वेरिएशंस कल, वरना बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद कल के बाद परसों से ऑनवर्ड हम रिस्क असेसमेंट और प्रोसीजर्स की बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंडिंग के उनका पीरियड कवर क्या है। अगर 3 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें, शायद क्वार्टरली फाइनेंशियल, 6 मंथ्स की प्रिपेयर करें, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी से कहते हैं। अच्छा, 9 मंथ वाली को क्या कहते हैं वाला, उसे भी क्वार्टरली ही कहते हैं, क्वार्टरली। शाबाश। लॉ ये कहता है पाकिस्तान में कि जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको ऑडिटर से चेक करवाने की जरूरत नहीं, दिखाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इशू करें जो क्वार्टरली है। हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू करवाइए। ये शायद जब आप लॉ में ये पढ़ रहे थे ना, उस वक्त आपको समझ नहीं आई होगी ये रिव्यू क्या होता है, या हाफ ईयरली या लिमिटेड स्कोप रिव्यू का नाम ये क्या, लेकिन अब आपको समझ आ गई होगी ये लिमिटेड एश्योरेंस है, जिसमें निस्बतन कम काम करते हैं क्योंकि 6 महीनों की है। और एक होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल, जिसको ऑडिट करवाना जरूरी होता है। ठीक है। हम चैप्टर 2 से लेके आज तक कौन सी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑडिट की। आज भी ऑडिट एंगेजमेंट की ही बात करेंगे, रिव्यू की बात नहीं करेंगे, रिव्यू की बात नहीं करेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे। ये है, फर्ज कीजिए टाइमलाइन एक आपके सामने ड्रा कर रहा हूं। हमारे जो कंसेप्ट्स टाइम पे बेस करते हैं ना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में शायद फर्स्ट टाइम टाइमलाइन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। टाइम हम ऑडिट कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का। क्लाइंट ने हमें कहा सर हमें 15 जनवरी को ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, क्या रिफ्यूज, इसकी हमने पूछा रीजन क्या है भाईजान। रीजन, क्लाइंट कोई भी अनयूजुअल रिक्वेस्ट करे हमें फौरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फौरी रिजेक्ट करना चाहिए। रीजन, ये मेन कंसेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। रीजन पूछेगा, उन्होंने कहा सर रीजन ये है कि हमारी एक यूएसए में होल्डिंग कंपनी है, उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक उन्होंने 31 जनवरी तक सारा काम फाइनल करना है। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हें 20 जनवरी तक उनके हवाले करनी है। तो आप हमें 15 जनवरी तक रिपोर्ट देंगे, हम उसको इकट्ठा करके डिस्पैच करेंगे, 20 तक पहुंच जाएगी। हमने कहा रिक्वेस्ट रीजनेबल लगती है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 15 दिन में यह नामुमकिन है कंप्लीट ऑडिट हो, हमें क्या करना चाहिए, इंटरिम ऑडिट। इसी पर्पस के लिए इंटरिम ऑडिट का कंसेप्ट आया। ठीक है। इंटरिम ऑडिट में करते क्या है, हम अपने साल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जिस साल का हमने ऑडिट करना है 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा नॉर्मली, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली हम 10 महीने लैदा और 2 महीने लैदा करते हैं। ज्यादातर 11 महीने और 1 महीना भी कर सकते हैं,
आप 9 महीने 3 महीने भी कर सकते हैं, 8 महीने 4 महीने भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन नॉर्मली 10 महीने। 31, ये रीजनेबल जरा बन जाता है वक्त, 31 अक्टूबर 2022 तक साल के 2 हिस्से कर लिए। अब होगा क्या, जनवरी से लेके अक्टूबर तक की ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन अलग होगी और नवंबर और दिसंबर के ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन अलग होगी। एग्रीड? अच्छा, जनवरी से अक्टूबर तक की वेरिफिकेशन कब होगी? नवंबर और दिसंबर में। और नवंबर और दिसंबर में वेरिफिकेशन कब होगी? जनवरी में। अब सुन लीजिए, हमने क्या किया, हमने अपने एक ही ऑडिट एंगेजमेंट के 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। इसको कहते हैं, ये 31 अक्टूबर को कहते हैं इंटरिम डेट, 31 दिसंबर को कहते हैं फाइनल डेट या बैलेंस शीट डेट। ठीक है, जब हम 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक के प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, कोई हमसे पूछे क्या कर रहे हो, तो हम क्या कहें, ये कहेंगे रिव्यू कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे? ऑडिट कर रहे हैं। कहेंगे ऑडिट कर रहे हैं। कहेगा कौन सा ऑडिट कर रहे हैं? हम कहेंगे इंटरिम ऑडिट कर रहे हैं। वो समझ जाएगा, कहेगा अच्छा इसका मतलब है अभी मजीद प्रोसीजर आपने परफॉर्म करने हैं। हम कहेंगे बिल्कुल करने हैं, लेकिन वो कब करेंगे? 31 दिसंबर, उसके बाद। वो कब करेंगे? 31 दिसंबर और उसके बाद करेंगे। अच्छा, अब ये आया था बंदा 15 अक्टूबर को, इसने हमसे पूछा क्या कर रहे हैं, हमने क्या जवाब दिया? ऑडिट कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सा ऑडिट कर रहे हो? इंटरिम ऑडिट कर रहे हैं। अब वो बंदा आ गया 20 जनवरी को, अब हमसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो? अब क्या करेंगे? ऑडिट कर रहे हैं। क्या कौन सा ऑडिट कर रहे हो? हम कह रहे हैं फाइनल। अब तो हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? फाइनल ऑडिट कर। क्लियर हुई है बात? इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, इंटरिम ऑडिट करना अच्छा है कि नहीं? इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि क्लाइंट की स्ट्रिक्ट डेडलाइन मीट हो जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी फायदे होते हैं। ये आपका काम बैलेंस हो जाता है, बजाय ये कि आप सारे काम बाद में करें, कुछ काम पहले कुछ काम बाद में, लेट सीटिंग कम होती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ काम कर चुके होंगे। ये ऐसी है जैसे कुछ स्टूडेंट जो है रिजल्ट से पहले आ जाते हैं पढ़ने के लिए और कुछ रिजल्ट के बाद। ठीक है, आई कैप रिक्वायर नहीं करता कि पहले पढ़ो, आई कैप पहले पढ़ो आपकी मर्जी। स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करते कि पहले आड़ो, कहते पहले करो बाद में करो, आपकी मर्जी। प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, जब मर्जी करें। ठीक है, लेकिन जो पहले कर लेते हैं काम शुरू, वो बेहतर रहते हैं, फ्लेक्सिबल प्लानिंग हो जाती है, इश्यूज का पहले से पता चल जाता है, बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, ये कुछ जनरल बेनिफिट्स हैं। बहरहाल वापस आते हैं। अब बताइए, इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, अच्छा अब मेरे एक स्टूडेंट कहने लगा सर इंटरिम ऑडिट में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि रीजनेबल? भाई कैश है, दोनों करते हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है लिमिटेड एश्योरेंस? कितनों का ख्याल है रीजनेबल? कितनों का ख्याल है दोनों? कोई भी नहीं करते। अभी हमारा ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ। पहले जो लिमिटेड एश्योरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ये ऑडिट है, रिव्यू नहीं है। भाई वो चीख चीख के कह रहे हैं मैं ऑडिट हूं। वो क्या कह रहे हैं? चीख चीख के इंटरिम ऑडिट, उसका नाम क्या है? इंटरिम ऑडिट है। वो चीख चीख के कह रहे हैं मैं इंटरिम ऑडिट हूं, और हम उससे पूछ रहे हैं क्या नाम है तेरा बसंती? वो कह रहे हैं मैं ऑडिट हूं। तो आइंदा कभी इंटरिम ऑडिट को हमने रिव्यू नहीं समझना, इंटरिम ऑडिट को कभी हमने लिमिटेड एश्योरेंस नहीं समझना। इंटरिम ऑडिट ऑडिट है, इंटरिम ऑडिट ऑडिट है, लेकिन ये ऑडिट का पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा नहीं है। ये दूसरा हिस्सा नहीं, पहला हिस्सा है। इसलिए इस पे प्रोसीजर तो परफॉर्म होंगे, रिपोर्ट अभी नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट कब दी जाएगी? जब फाइनल ऑडिट भी कंप्लीट हो जाएगा, जब ये प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक ही रिपोर्ट देंगे। याद रखिए, इंटरिम ऑडिट की अलग और फाइनल ऑडिट की अलग रिपोर्ट नहीं होती, दोनों के रिजल्ट को इकट्ठा करके एक ही रिपोर्ट देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट का ये गलत कंसेप्ट होता है कि शायद इंटरिम ऑडिट का मतलब है रिव्यू एंगेजमेंट। इंटरिम ऑडिट का मतलब रिव्यू एंगेजमेंट हरगिज नहीं है। क्लियर? वो खुद कह रहा है मैं ऑडिट हूं। अच्छा, अब आगे कंसेप्ट हमारा, हमें ये तो पता चल गया इंटरिम ऑडिट क्या है, फाइनल ऑडिट क्या है, क्यों करते हैं ये भी पता चल गया, फायदे क्या है पता चल गया। अब नॉर्मली इंटरिम ऑडिट में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए और फाइनल ऑडिट में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, ये आपने ध्यान से डिसाइड करना है। वैसे एग्जांपल से हमें समझा रहा है, लेकिन ध्यान से डिसाइड करना है। 2 एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। जी जी, यहां तक कोई क्वेश्चन ना पूछ ले मेरे भाई। जी जी, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या जो ऑडिट कर रहा होता है वही रिव्यू कर रहा होता है? पाकिस्तान में यस,
कैफ 7 में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि ऑडिटर ही रिव्यू भी करेगा। शाबाश, बिल्कुल वही का। नहीं 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 नहीं, ये मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने रख देता हूँ। पहले मुझे बताइए यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गए हैं? ये ना हो बोनस कंसेप्ट समझाते समझाते रिक्वायर्ड कंसेप्ट हिल जाए। तो यहाँ तक कंसेप्ट, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये कह रहे हैं सर जब हम ऑडिट करने के लिए आएंगे साल के तकरीबन एंड पे, तो हमने इससे पहले इसका रिव्यू कर लिया होगा? बिल्कुल कर लिया होगा। क्या इस रिव्यू में की हुई ट्रांजैक्शंस हम ऑडिट में यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। याद रखें ये कंसेप्ट बहुत सी जगहों पे डिस्कस हुआ है और हर जगह पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है यस, लेकिन कंडीशन लगा दी इफ रेलिवेंट, क्योंकि वो सेम ईयर का है ना। अब भाई देखें, अगर आपने 6 महीनों में सेल्स वेरीफाई कर ली, कुछ सेल्स वेरीफाई कर ली, साल का ऑडिट करने के लिए है, तो वो सेल्स इसी साल का हिस्सा नहीं है, तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। इस इजाजत का हमें बहुत ज्यादा फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि रिव्यू में काम ही थोड़ा करना होता है, तो हमने थोड़ा सा ही काम किया होगा, ज्यादा नहीं किया होगा। बहरहाल वापस आइए, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि इंटरिम ऑडिट का फायदा है, इसमें हम सारे एग्री करते हैं। अब हमें कौन से प्रोसीजर इंटरिम ऑडिट में करने चाहिए, कौन से, ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल है, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पानी कैसे फिरेगा सुन लीजिए। मैंने 31 अक्टूबर पे फर्ज कीजिए स्टॉक काउंट कर लिया क्लाइंट का। क्या जब फाइनल ऑडिट मैंने रिपोर्ट इशू करनी है, किस डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करनी है? 31 दिसंबर पे। जो बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर की होगी। मुझे बताइए 31 अक्टूबर पे मैंने स्टॉक काउंट को चेक किया, वेरीफाई किया, मेरे किसी काम का है? नहीं। क्यों काम का नहीं है? 31 दिसंबर तक वो फिगर चेंज हो चुकी होगी, वो हो सकता है सेल हो चुका हो और नया परचेज हो चुका हो, दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इंटरिम ऑडिट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करता हूं, तो क्या ये सही डिसीजन है? अच्छा, स्टैंडर्ड मना नहीं करता, कहता करना चाहे कर ले, लेकिन क्या हमें करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है देखिए डेटर बैलेंस शीट की फिगर है, तो बाद में बैलेंस शीट जब 31 दिसंबर पे हमने रिपोर्ट देनी है, 31 दिसंबर वाली बैलेंस शीट पे, उस वक्त डेटर या क्रेडिटर चेंज हो चुके होंगे, हो सकता है उनकी सेटलमेंट हो गई हो और नए डेटर या क्रेडिटर आ गए हो, हमें तो दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ गई। इसलिए जनरल रूल हमारा ये है कि हम बैलेंस शीट की इंटरिम ऑडिट में बैलेंस शीट की बजाय इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शन होती है, इनकम एक्सपेंसेस, ये चेंज नहीं, इंक्रीज तो होती हैं, चेंज नहीं होती, पुरानी चेंज नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस किस पे होता है? इनकम स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन पे, ठीक है जी। अब इसी कंसेप्ट को आपने जहन में रखना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में फर्क मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस भी क्लियर हो गए, ये जनरल है, पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे, कुछ डिस्कस भी कर लिया हमने। अहम चीज टिपिकल प्रोसीजर, इंटरिम ऑडिट पे कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं और फाइनल ऑडिट पे कौन से? पहला प्रोसीजर, अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा टेस्टिंग स्टाइल में सीखते हैं इस कंसेप्ट को। मैं आप बुक्स बंद कर दें, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप मुझे बताएंगे कि ये इंटरिम डेट पे, इंटरिम ऑडिट पे परफॉर्म होना चाहिए या फाइनल ऑडिट में। ठीक है, स्टार्ट करें जी। इन्वेंट्री काउंट फाइनल ऑडिट ना, एंड में ही होगा बस, ठीक है, शाबाश। ऑब्टेनिंग रिस्क असेसमेंट इंटरिम में, बिल्कुल इंटरिम में पहले रिस्क असेसमेंट करेंगे तो अर्ली इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे ना। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी आता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? क्या दोनों आएंगे। एक स्टूडेंट कहने लगा सर कभी आप कहते हैं इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट का हिस्सा है, कभी इंटरनल कंट्रोल को कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, कभी इधर कभी उधर, ये चक्कर क्या है? तो याद रखें कंट्रोल्स के दो डेप्थ हैं, दो तरह से। एक होता है चीजों को सरसरी देखना, एक होता है चीजों को डिटेल में देखना। अगर आप इंटरनल कंट्रोल को सरसरी देख रहे हो, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, ये रिस्क असेसमेंट का हिस्सा है। और अगर आप कंट्रोल्स को डिटेल में चेक कर रहे हो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तो ये क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। आपने देखना किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी है, आप गए, आपने देखा एसी लगे हुए हैं कि नहीं, एसी लगे हुए हैं, ये क्या है? एसी लगे लेकिन अभी बंद है, एसी लगे, ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ये देखा कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन बाद में फाइनल डिसीजन करने से पहले आपने कहा एक दफा जब जिस टाइम चलते हैं ना एसी, मैं उस टाइम भी आके देख लूं कि सही ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। अब ये चेक करना क्या है? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क असेसमेंट का हिस्सा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का।
ठीक है। सीसीटीवी कैमरा लगे होना रिस्क असेसमेंट है। वे रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं, सही ऑपरेट, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। वरना सीसीटीवी कैमरा लगे तो होते हैं, हुआ हो जाए तो पता चलता है बस अभी खराब हुए थे। कंट्रोल एग्जिस्ट भी करना चाहिए, कंट्रोल ऑपरेट भी करना चाहिए। एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल है। ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो बताइए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये दोनों कब करेंगे, इंटरिम ऑडिट में। अच्छा अब सुनिएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू इनकम स्टेटमेंट इंटर और रिलेटिंग टू बैलेंस शीट फाइनल है। ठीक है, हाँ इन्होंने ये बात सही की, इन्होंने कहा सर इनकम स्टेटमेंट दोनों में आ सकता है, वो डिपेंड करता है, इसीलिए मैं चेंज कर लेता हूं। लिमिटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटिंग टू इनकम स्टेटमेंट, लिमिटेड यानी 10 महीनों के इंटरिम में। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा एनालिटिकल प्रोसीजर आपको पता है क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो एनालिटिकल प्रोसीजर को डिफाइन कर सके, शाबाश मेरे भाई। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। दो अल्फाज उठाएं इस डेफिनेशन में से, एक कंपैरिजन, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप। कंपैरिजन क्या होता है, इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करो। प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या होता है कि इसी साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसी साल की किसी और फाइनेंशियल, जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेल के साथ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को पेरोल के साथ। कंपैरिजन, लफ्ज कंपैरिजन और प्लॉजिबल रिलेशनशिप दो अल्फाज पिक करने, इसमें बड़े कंसेप्ट छुपे हुए हैं। कंपैरिजन यूज करते हैं हम रिस्क असेसमेंट के लिए। जब रिस्क असेसमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल आपको पता है दोनों जगह पे हो सकता है, ये रिस्क असेसमेंट में भी हो सकता है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर में है ना। अजीब बात, आपने इससे पहले ऐसी अजीब बात सुनी कभी? नहीं सुनी? खुदा का खौफ करें। चैप्टर 3 पहुंचे, चैप्टर 3 पे टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डेफिनेशन, उसमें एग्जांपल में देखे एनालिटिकल प्रोसीजर है कि नहीं है, इसको टिक लगाएं हल्का सा। अब साथ ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे जाएं, इसकी एग्जांपल में देखें एनालिटिकल है कि नहीं। तो आज तक आप हैरान नहीं हुए कि एनालिटिकल प्रोसीजर उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट में भी आ रहा है और सब्सटेंटिव, आज तक हैरान नहीं हुए, दोनों जगह। इसका मतलब है, सुनिए जरा, स्टैंडर्ड की जुबान में बता रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आसान अल्फाज में एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, कंपैरिजन और वेरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल सुन ले, वैसे तो पूरा चैप्टर है एक जिसमें मैं पता नहीं कितनी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन एक छोटी, वो चैप्टर कौन सा वाला, वो चैप्टर नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर का पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर 15 देखे, 15 होगा शायद, 15, हाँ 15 में बेतहाशा एग्जाम्पल्स है, 15 में बेतहाशा। लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर है कि नहीं, और फिर बताना है ये रिस्क असेसमेंट का है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। मैंने पिछले साल के डेटर, पिछले साल की इन्वेंट्री से इस साल की इन्वेंट्री का बैलेंस कंपेयर किया, इस साल इन्वेंट्री का बैलेंस बहुत ज्यादा था, मैंने कहा हो ना हो इन्वेंट्री बिक नहीं रही, ऑब्सोलीट हो चुकी है, रिस्क असेसमेंट, शाबाश। दूसरी एग्जांपल, मैंने क्लाइंट से पूछा सर क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा सर जूते बेचते हैं, मैंने कहा कितने का जूता बेचते हैं, उन्होंने कहा फिक्स रेट, फिक्स शॉप, फिक्स रेट, हम 1200 का जूता बेच, डिफरेंट मॉडल होते हैं, एग्जांपल सिंपल रखते हैं, 1200 का जूता बेच। मैंने कहा पूरे साल में कितने जोड़े बेचे, उन्होंने कहा सर 10,000 जोड़ा बेचा। मैंने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, देखा रेवेन्यू तकरीबन उतना ही था। अब ये क्या हो, इससे सोचिए, इसे मैंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप किया। क्या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और सेल्स रेवेन्यू का प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है? तो अब ये क्या हुआ, सब्सटेंटिव। तो एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एग्री करते हैं? अब सुनिए, अब वो ये समझाने के बाद अब जिस मिसाल पे लाना चाह रहा हूं, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर वो जो पहले परफॉर्म किए जाते हैं इंटरनल, इससे मुराद क्या भला, रिस्क असेसमेंट, शाबाश। और फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स,
सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा ये भाईजान अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो समझने का सारी क्लास का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। कंफर्मेशन लेटर सेंड, वैसे तो जब जिधर मर्जी करे, स्टैंडर्ड कहता है मेरे को टेंशन कोई नहीं, आपने इंटरम ऑडिट पे करना है उधर कर ले, फाइनल पे करना है फाइनल पे कर ले, फिर हंस के क्या कहता है, कहता है दोनों जगह करना है दोनों जगह कर ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं। लेकिन बेहतर क्या है, कंफर्मेशन लेटर कब यूज करना चाहिए, इंटरम के फाइनल, बेहतरीन। क्यों, ये ना हो 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म करवाएं, वो बाद में पैसे दे दे नवंबर में, और दिसंबर में कोई दूसरा हेडर आ जाए, वो तो निकल गया ना, शाबाश। अच्छा एक होता है कट ऑफ। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है कट कर देना, किसी चीज को कट कर देना, कट ऑफ का मतलब, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकली ना ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती रहती हैं, खासतौर पे अगर आप बैंक की एग्जांपल लेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। डेली बेसिस के ऊपर 24 घंटे में हर टाइम पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन चलती रहती है। आपका क्या ख्याल है, जब बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती होंगी क्या करते होंगे, देते हैं। हाँ जी, कट ऑफ का मकसद क्या होता है, सुने, कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो आपका ईयर एंड है ना 31 दिसंबर, इसको रात 11:59 और 59 सेकंड पे आपने 2 सेकंड के लिए अपना सिस्टम रोक देना है, और जो लास्ट सेल पर इनवाइस, जो लास्ट सेल ट्रांजैक्शन है और लास्ट परचेज ट्रांजैक्शन है, इसको नोट कर लेना, फिर उसके बाद सिस्टम दोबारा चला दें। ये लास्ट डॉक्यूमेंट नोट करने का मकसद क्या है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें तो उसमें सेल्स इस ट्रांजैक्शन तक रिकॉर्ड हो, ये कट ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाती है। इसका मतलब इससे पहले वाली सारी ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए और इसके बाद वाली सारी ट्रांजैक्शन अगले साल में जानी चाहिए। अगर कट ऑफ ना करें, कट ऑफ ना करें तो रिस्क होता है कि इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल में जा सकती है या अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल में आ सकती है। वैसे तो ये हर ट्रांजैक्शन पे कट ऑफ परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में 2 सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन कौन सी हैं, सेल और परचेज, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होती है। तो पहले नंबर पे सेल, दूसरे नंबर पे परचेज। इन ट्रांजैक्शन पे नॉर्मली कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना, और परफॉर्म कैसे होता है ये पता चल गया। ईयर एंड पे 31 डेट याद रखना, ईयर एंड, अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है तो 31 दिसंबर पे 11:59 कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना है। इसका मकसद क्या है, ताकि रेलिवेंट पीरियड की ट्रांजैक्शन रेलिवेंट पीरियड में ही रिकॉर्ड हो। अच्छा अगर मैं, अब क्या मुझे ये इंटरम ऑडिट पे परफॉर्म करना चाहिए कट ऑफ के फाइनल ऑडिट पे, फाइनल ऑडिट में, क्योंकि अगर मैं ये देखूं अक्टूबर की ट्रांजैक्शन नवंबर में ना जाए, नवंबर की अक्टूबर, इसका कोई फायदा नहीं है तो उसी साल में। फायदा कट ऑफ का कब है, ईयर एंड पे। शाबाश, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये कब परफॉर्म होंगे, इंटरम या फाइनल, इंटरम में। ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन लेटर, आपको याद है बताया था आखिरी काम जो ऑडिट में हम करते हैं वो ये रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ये तो होंगे फाइनल में, क्योंकि साल खत्म होगा तो सब्सिक्वेंट शुरू होंगे ना, ये तो आसान था। गोइंग कंसर्न रिव्यू, हाँ फाइनल में, ताकि अपडेटेड स्टेटस सामने आए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा इसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके इंटरम डेट तक की इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन ये किस में होंगी, इंटरम ऑडिट में, और इंटरम डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक की ट्रांजैक्शन फाइनल ऑडिट में। ये भी ठीक बता दिया। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होगी कि नहीं, एनुअल एडजस्टमेंट, जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, जैसे कंसोलिडेशन की, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट की एडजस्टमेंट फाइनल में होंगी। शाबाश, आखिरी। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ हम मैच करते हैं क्या, मैच करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्क पता है ना। अकाउंटिंग साइकिल में 2 चीजें होती हैं, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहते हैं जनरल लेजर ट्रायल को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को। तो हमें पहले ये देखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करती है कि नहीं। अगर मैच करती हैं तो फिर आगे फर्दर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को वेरीफाई करना है कि सेल सही है कि नहीं, परचेज सही है कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करना, ये कौन सी ट्रांजैक्शन, ये फाइनल का ज्यादा रेलिवेंट प्रोसीजर है। इंटरम में अगर चेंज फर्क है भी तो हम कहेंगे फाइनल पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है।
वैसे इंटरम में भी ये कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा रेलिवेंट फाइनल के लिए। बस ठीक है, सारे प्रोसीजर आपने बता दिए। अच्छा 3 अल्फाज बोल रहा हूँ, आपने बताना इनमें फ़र्क, तीनों में फ़र्क आपको पता है कि नहीं? एक इंटरम ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट। इंटरम ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट फ़र्क है ना? और इंटरनल ऑडिट कुछ मिलता जुलता ना? कुछ लोग कहते हैं सर इंटरम ऑडिट इंटरनल ऑडिट एक ही चीज़ है। नहीं भाईजान, इंटरम ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट वो किसी और ने करना है, किसी और ने करना है। स्पेलिंग का फर्क है, किधर स्पेलिंग का फर्क है। अच्छा एक चीज आपको बता रहा है, एक हिंट बता रहा है रूल, कि अगर रिस्क ज्यादा होना किसी क्लाइंट पे तो आप इंटरम ऑडिट परफॉर्म ना करें, डायरेक्ट फाइनल ऑडिट पे जाएं। इसकी प्रैक्टिकल रीजन है, जब हम इंटरम ऑडिट करते हैं, इंटरम ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो फाइनल ऑडिट पे हमारे प्रोसीजर कम हो जाते हैं, एग्री करते हैं इसे। लेकिन अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा होना तो याद रखें क्लाइंट ज्यादातर फ्रॉड एंड पे करता है। तो अगर हमारा रिस्क हाई हो तो हमने फोकस मोर ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ईयर एंड पे। याद है वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की ओवरऑल अप्रोच, उसमें एक स्टेप ये भी था ना, याद? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल्स याद है और उसकी ओवरऑल अप्रोच याद है? ओवरऑल अप्रोच में एक रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो कैसे एड्रेस करेंगे, उसमें एक स्टेप ये भी था कि मोर ऑफ द प्रोसीजर एट ईयर एंड। यहां पे वो लिंक कर रहा है कि अगर आपका रिस्क हाई है तो आपने इंटरम ऑडिट परफॉर्म नहीं करना, फिर फाइनल ऑडिट करना। क्यों? क्योंकि जब रिस्क ज्यादा हो तो मोर ऑफ द प्रोसीजर एट ईयर एंड परफॉर्म करते हैं जी। अगर टाइम ना हो तो स्टिल फिर टीम बढ़ाएं, फिर एक्सटेंड ज्यादा करनी है, क्योंकि रिस्क को तो बहरहाल हमने एड्रेस करना ही करना है। ये थे हमारे प्रोसीजर। अच्छा आज का लेक्चर एक तो इजी भी था और तो जल्दी भी खत्म हो गया। आज आपको जल्दी छुट्टी दे रहा हूं, लेकिन कल ये कसर पूरी करनी है मैंने। आप नोट करें, आज मैंने आपको असाइनमेंट तो नहीं दी ना? कोई असाइनमेंट है? छोटी सी एक आधा क्वेश्चन होगा, छोटे छोटे रिप्रोडक्शन के, इसलिए कि कल का लेक्चर आपका जो है उसमें मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। है इजी लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इसलिए आज 5 मिनट जल्दी छुट्टी दे रहा हूं। कल हो सकता है 5 मिनट आपको बिठा लूं, और कल आपने कोशिश करनी है कि 5 मिनट पहले आ जाएं, 8:55 पे आ जाए, 8:55 पे आ जाए, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।